हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी डीकोडर। स्वागत है आप सभी का इस डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज हम देखने वाले हैं 16 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को। शुरू करते हैं। देखिए, अभी के प्रेजेंट सिनेरियो में 3 इश्यूज ऐसे हैं जिनसे कि इन फ्यूचर जो जियोपॉलिटी है, जो वर्ल्ड ऑर्डर है, वो शिफ्ट कर सकता है, उस पर डिपेंड करता है। फर्स्ट इशू है हमारा क्रिटिकल मिनरल्स, समझेंगे इसको हम। सेकंड कहता है कि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज जो आर्कटिक एरिया है वहाँ पर नए नए ट्रेड रूट्स ओपन हो रहे हैं। थर्ड इशू देखेंगे हम कि जो गाज़ा पीस डील साइन करी गई है, क्या वो लंबे समय तक पीस को होल्ड कर सकता है, क्या समझेंगे इन चीज़ों को। एंड देखिए कुछ फैक्ट्स है न्यूज़ में। तो फर्स्ट देखेंगे हम एलिफेंट डेटा के बारे में। रिसेंटली भारत में इनकी काउंटिंग करी गई है। सेकंड कहता है पिपरावा रेलिक्स, क्या है ये, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। थर्ड है इंडिया मंगोलिया के बीच में कुछ एमओयू साइन किए गए हैं, कुछ पैक्ट साइन किए गए हैं। फिर देखेंगे क्रू एस्केप सिस्टम क्या है। चलिए शुरू करते हैं। 2 टर्म्स है। पहला कहता है REE एंड CM। CM क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स। REE क्या है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, तो देखिए एक चार्ट दिया गया है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर सबसेट, वो छोटा सा हिस्सा है किसका, क्रिटिकल मिनरल्स का। क्रिटिकल मिनरल्स एक बड़ा सा ग्रुप है एलिमेंट्स का, उसमें छोटा सा हिस्सा एक कहते हैं इसको हम रेयर अर्थ एलिमेंट। समझेंगे इन चीज़ों को, यहाँ देखिए। तो व्हाट आर क्रिटिकल मिनरल्स, नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, एक सेकेंड, नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन, इसका कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। तो डिपेंड किस पे करता है, क्लासिफिकेशन वेरीज अकॉर्डिंग टू नीड्स प्रायोरिटीज ऑफ कंट्रीज। ठीक है, देखिए लिस्ट ऑफन चेंजेस ओवर टाइम। जिस मिनरल का, जिस एलिमेंट का जितना ज़्यादा नीड होगा, जितनी उसकी क्रिटिकलिटी होगी, उसके अकॉर्डिंग लिस्ट हमेशा बदलते रहता है। फिर कहता है इसका देखो कोर क्या है क्रिटिकल मिनरल्स का, वैसे मिनरल्स होते हैं एसेंशियल टू इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बट फेसेस सप्लाई रिस्क। मेन दिक्कत क्या है यहाँ पर, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। देखो टिपिकली क्या होता है, जब मिनरल्स को हम निकालने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ ओर्स को प्राप्त करते हैं। ओर्स क्या है, सर्टेन रॉक्स जिसमें कि मिनरल्स लगे होते हैं। बट अगर हम क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें, उनके जो ओर्स होते हैं वो कोई डिफाइंड नहीं है। मतलब क्या है, एक सपोज करो ओर है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स इससे अटैच किए हुए हैं, उसमें से क्रिटिकल मिनरल को अलग से निकालना, उस फॉर्म में निकालना, इसको कि हम यूज़ कर सके, काफ़ी डिफिकल्ट काम होता है, काफ़ी कॉस्टली होता है। इसलिए क्रिटिकल मिनरल्स सिर्फ स्कार्सिटी के लिए क्रिटिकल नहीं है। मेन दिक्कत कहाँ आती है, उनको निकालने में, उनको एक्सट्रैक्ट करने में, टेक्नोलॉजी में। यहाँ देखते हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो एक चार्ट दिया हमने, इसका सोर्स है PIB, आप देख सकते हो। इसमें क्या था यूजेस, इसको कहाँ कहाँ हम भारत में यूज़ करते हैं। पहला है सोलर पावर में, विंड पावर में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, एनर्जी स्टोरेज में। देखो पूछ सकता है प्रीलिम्स में, ये कुछ नाम दिए गए हैं। सोलर में देखो सिलिकन है, टेलीरियम है, इंडियम गैलियम, नाम ध्यान रखिएगा। विंड वाले में डाइप्रोजियम है, नियोडाइमियम है। ईवीज में क्या है, लिथियम, कोबाल्ट एंड निकल। एंड व्हाट इज एनर्जी स्टोरेज, अगर हम बात करें लिथियम आयन बैटरीज की, अगेन लिथियम, कोबाल्ट एंड निकल, कुछ नाम है। चलो यहाँ देखो, एक मिशन है नेशनल क्रिटिकल मिशन, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। इसके तहत गवर्नमेंट ने ये कोशिश की है कि हम आत्मनिर्भर बन सके। किस चीज़ के लिए, तो क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग को लेकर के। चलो फिर देखो कुछ फैक्ट्स देखेंगे हम। तो भारत ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स के लिस्ट निकाले हैं। हमने क्या देखा था पहले, क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं उनका लिस्ट बदलते रहता है डिपेंडिंग ऑन टाइम, डिपेंडिंग ऑन नीड। उनमें से 24 मिनरल्स ऐसे हैं जो कि पार्ट D ऑफ शेड्यूल 1 में इसको लिस्ट किया गया है। नोट ध्यान देना यहाँ पर, ऑल मिनरल्स इंक्लूडिंग क्रिटिकल मिनरल्स, इनके जब रेगुलेशन की बात आती है, एक ही एक्ट है MMDR एक्ट। सेकंड कहता है रेगुलेशन ऑफ मिनरल्स जो कि ऑफशोर एरियाज में है, इंक्लूडिंग द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसको कौन देखता है, OAMDR एक्ट। क्या है ये, MMDR का मतलब है माइंस एंड मिनरल्स एक्ट, OAMDR क्या है, ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। चलिए आपको क्या करना है कि नेम देख लेना है 30 क्रिटिकल मिनरल्स कौन कौन से हैं। अब आते हैं आर्टिकल पे, यहाँ देखो ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। अब कहता है इंडियाज एम्बिशन टू बी अ ग्लोबल लीडर इन क्लीन एनर्जी डिपेंड्स ऑन क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। हमने क्या देखा था कि जो REEs हैं वो भी क्रिटिकल मिनरल्स के पार्ट हैं। तो भारत को अगर विंड एनर्जी में आगे बढ़ना है, सोलर में आगे बढ़ना है, तो क्रिटिकल मिनरल्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। यहाँ देखते हैं कुछ टारगेट्स दिए गए हैं। तो पहला है, इंडिया ने बोला है 500 गीगावाट उसको अचीव करना है रिन्यूएबल्स में बाय 2030। ठीक है, नेट जीरो एमिशंस करना है 70 तक।
लेकिन दिक्कत क्या है इंडिया के पास? रिलायंस ऑन इम्पोर्टेड क्रिटिकल मिनरल्स। इंडिया इंटायरली डिपेंडेंट किस चीज़ पे है? इम्पोर्ट करने पे है। हम देखेंगे आगे कि इंडिया में कमी नहीं है मिनरल्स की, है, बट टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास उनको उस फॉर्म में प्रोसेस करने की जिस रूप में उनको हम इंडस्ट्रीज में यूज़ कर सकें। देखिए ये देखो, एक एक लाइन ध्यान देना, फैक्ट पूछ सकता है एग्जाम में। फर्स्ट कहता है इंडिया रिलायंस ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ मिनरल्स लाइक 100% फॉर लिथियम। ध्यान दीजिए, पूछ सकता है एग्जाम में। इंडिया लिथियम के लिए 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। कोबाल्ट, निकल एंड ओवर 90% फॉर रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहता है। लिथियम की बात करें, कोबाल्ट की बात करें, निकल की बात करें, इंडिया इज 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंट। फिर 90% कहता है वो इम्पोर्ट निर्भर है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए। देखिए इससे क्या होगा? सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज। देखो इसका इतना सा मतलब है कि जिन कंट्रीज से भी हम इन मिनरल्स को इंपोर्ट करते हैं हम डिपेंडेंट है उस पर, बट अगर कल को रिश्ते हमारे खराब हो गए, उनसे कुछ दिक्कत आ गई, या सपोज करो कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कोई रूट ब्लॉक हो गया, तो हम तो फंस जाएंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा इस पर कि 60% ऑफ ग्लोबल रेयर अर्थ एलिमेंट प्रोडक्शन, उत्पादन की बात कर रहा है, उसका 60% जो है उसका कंट्रोल किसके पास है? चाइना के पास है। अगर हम प्रोसेसिंग की बात करें तो 85% कंट्रोल किसके पास है? चाइना के पास है। अल्टीमेटली हम डिपेंडेंट चाइना पर हैं। अब यहाँ देखिएगा क्या कहता है कि हमारा डिपेंडेंस क्यों है? बिकॉज वी डोंट हैव टेक्नोलॉजी। इंडिया के पास वास्ट अनटैप्ड रिजर्व्स हैं, किसके? रेयर अर्थ एलिमेंट्स के। जैसे कि एग्जाम्पल बता रहा है, लिथियम की बात करें, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, अदर एलिमेंट्स हैं, उड़ीसा में है, आंध्रा में है, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको हम निकाल सकें। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिएगा एक नाम दिया गया है नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी। नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी, इसको लॉन्च किया गया है 2016 में एंड सब्सीक्वेंट एक अमेंडमेंट करा गया है मिनरल्स एंड माइंस डेवलपमेंट एक्ट में, जिससे कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको मौका मिलता है इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का। क्यों? क्योंकि हमारी कोशिश है जहाँ पे पैसे की दिक्कत है वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो है वो हमें हेल्प कर सकता है। सेकंड देखो कहता है इन 2023 जो GSI है आइडेंटिफाइड 5.9 मिलियन टन्स ऑफ इन्फर्ड लिथियम इन जम्मू कश्मीर, प्रॉमिसिंग स्टेप टुवर्ड डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इसमें कह रहा है अभी तक हमने क्या देखा? इंडिया के पास रिसोर्सेज तो हैं बट टेक्नोलॉजी नहीं है, कॉस्टली अफेयर है ये, इसलिए हम डिपेंडेंट किस चीज़ पे हैं? चाइना पे, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। अब देखते हैं कि चैलेंजेस अदर क्या क्या होते हैं। होता है रिगार्डिंग एक्सप्लोरेशन, मतलब हमें पता करना कि मिनरल्स कहाँ कहाँ पर हैं। सेकंड होता है एक्सट्रैक्शन, इसका मतलब है ओर्स में से सक्सेसफुली उस मिनरल को निकालना। थर्ड होता है प्रोसेस करना, प्रोसेसिंग। व्हाट इज प्रोसेसिंग? तो रॉ मटेरियल तो सीधे यूज़ नहीं करेंगे हम, जिस फॉर्म में हम इंडस्ट्रीज में उसको मशीन्स में यूज़ कर सकते हैं उस फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये जो बीच का फेज है ना वो काफ़ी कॉस्टली है, काफ़ी दिक्कत वाला है। फोर्थ क्या होता है? रिसाइकलिंग। देखो अगर हम भारत की बात करते हैं तो इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स लेस देन 1% ऑफ ग्लोबल REE प्रोडक्शन। इंडिया में देखो प्रोडक्शन तो काफ़ी लो है, तो हमको फोकस कहाँ पर करना है? प्रोसेस करने पे, रिफाइन करने पे। प्रोसेसिंग देखो सबसे कॉस्टली पार्ट होता है। अगर हम किसी कंट्री से प्रोसेस्ड माल लेते हैं, प्रोसेस्ड क्रिटिकल मिनरल्स को मंगाते हैं, वो बहुत महंगा मिलता है। तो चाइना सबसे आगे क्यों है? उसका देखो प्रोसेसिंग पे काफ़ी कमांड है, उसने अच्छा खासा उसमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो हमें क्या करना है? प्रोसेसिंग को अपना डेवलप करना है। हम दूसरे कंट्री से रॉ मटेरियल को मंगा सकते हैं, लाइक जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और खुद क्या प्रोसेस कर सकते हैं, पैसा बचेगा उससे हमारा। फिर बात करते हैं रिसाइकलिंग की। देखो जो खराब मशीन्स होते हैं, खराब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको हम फेंक देते हैं। अगर हमारे पास ऐसी अवेयरनेस हो, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हो जिससे कि हम उन मशीन्स में से जो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनको निकाल पाएँ, तो कुछ हद तक हमारा डिपेंडेंस दूसरे कंट्रीज़ पे कम हो सकता है। यहाँ देखिएगा एक एक्ट दिया गया है बैटरी वेस्ट, एक रूल है बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022। तो इम्पॉर्टेंट क्यों है? अगर पूछता है पेपर में कि क्रिटिकल मिनरल्स की रिसाइकलिंग से रिलेटेड, इनके रिकवर से रिलेटेड कौन सा रूल है, तो बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022। बट इसका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो रहा है, इसलिए हमारे पास रिसाइकलिंग की फैसिलिटी अच्छी नहीं है। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अवेयरनेस की कमी है। एक चीज़ और देखो, एक देखो टर्म दिया गया है, एक फ्रेज है सर्कुलर इकोनॉमी। व्हाट इज सर्कुलर इकोनॉमी? हमने एक्सप्लोर किया, एक्सट्रैक्ट किया, प्रोसेस किया, रिफाइन किया और क्या किया? अगर हमने उसको यूज़ किया डिफरेंट मशीन्स में, जब वो मशीन्स ख़राब हो गए हमने उसमें से इसको फिर से रिफाइन किया, फिर से रीयूज़ किया, इसको बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। देखो ध्यान रखना, आप इसको मेंस में यूज़ कर सकते हो, माइंड डेवलपमेंट एंड सर्कुलर इकोनॉमी।
तो भारत को फोकस कहाँ पर करना है, माइंड डेवलपमेंट एंड सर्कुलर इकोनॉमी, बट प्रायोरिटी किसको देनी है, प्रोसेसिंग को एंड रिसाइकलिंग को। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम कि चाइना फैक्टर क्या है। क्रिटिकल मिनरल्स के रिगार्डिंग हमने क्या देखा था कि 80% मार्केट पे किसका कंट्रोल है, चाइना का। अब समझते हैं कि चाइना में कुछ नए नए रूल्स आए हैं, उसका हम पे असर क्या पड़ सकता है। जो आरईज होते हैं उनकी खासियत क्या है, हाई डेंसिटी होना, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई कंडक्टिविटी, हाई थर्मल कंडक्टेंस। यहाँ देखो कहता है सेकंड क्वालिटी क्या है, क्रिटिकल इनपुट्स इंपॉर्टेंट बहुत है ये, लेकिन ट्रेस वॉल्यूम्स मिलते कैसे हैं, कम जगह पे मिलते हैं ये। तो यहाँ पर कम जगह मतलब स्कार्स का मतलब नहीं कि कम है, वो हैं बट लूजली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी एक जगह पे इनका कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो एक और क्वालिटी कहता है, थर्ड ध्यान दीजिएगा कि द टर्म रेयर, जो रेयर शब्द है, इज अ मिसनोमर। ये गलत है, क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें सिर्फ प्रोमीथियम को छोड़ के, प्रोमीथियम ध्यान दीजिए क्या है, रेयर अर्थ एलिमेंट है, अगर सिर्फ प्रोमीथियम को छोड़ करके जो अदर 16 रेयर अर्थ्स हैं वो फाउंड रिलेटिवली हाई कंसंट्रेशंस अक्रॉस अर्थ, जैसे कि सेरियम है, इसका कहता है कि ये गोल्ड सिल्वर से भी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बट हमने क्या देखा अर्लियर, इनको निकालना प्रोसेस करना काफ़ी दिक्कत वाला काम होता है। तो टू मेन रीजंस, तो रेयर हम क्यों कहते हैं, वाई, पहला कहता है नॉट फाउंड इन लार्ज कंसंट्रेशंस, हमने पहले भी कहा है कि ये लूजली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। फिर कहता है टू, इंटरनेशनल जो आईईए है उसने बोला है मोर देन 60% ऑफ माइंड रेयर अर्थ करेंटली कम्स फ्रॉम ओनली वन कंट्री, चाइना। इस पूरे आर्टिकल में ना कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स दिए गए हैं रिगार्डिंग रेयर अर्थ एलिमेंट्स, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिएगा। तो 12 ऐसे नाम दिए गए। फर्स्ट है होल्मियम, एर्बियम, थूलियम, यूरोपियम, येट्रिबियम। नेक्स्ट 7 है समैरियम, गैडोलिनियम, टेर्बियम, डाइप्रोजियम, ल्यूटेनियम, स्कैंडियम एंड यट्रियम। चाइना ने इन 12 एलिमेंट्स को कुछ हद तक कंट्रोल किया है, उनके एक्सपोर्ट्स को। इसका देखते हैं इन इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए इम्पैक्ट ऑफ चाइनाज रेयर अर्थ रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिया एक्सपेक्टेड टू बी लिमिटेड, कहता है ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्यों, गिवन इट्स रिलेटिवली लो डोमेस्टिक कंजम्पशन। बहुत इंपॉर्टेंट देखो पॉइंट है ये, पूछ सकते हैं फिल्म्स में। तो ध्यान क्या देना है, इंडिया में जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनका डोमेस्टिक कंजम्पशन काफ़ी लो है, बट यहाँ देखो कुछ ग्रोथ देखने को मिला है बट स्टिल बहुत कम है। एक और फैक्ट है कि अगर इंडिया की बात करें, डोमेस्टिक माइनिंग एंड रिफाइनिंग को लीड कौन करता है, कौन देखता है, स्टेट ओन IREL लिमिटेड। ठीक है, ध्यान रखना है इसका। हमने क्या नोटिस किया, फर्स्ट कि इंडिया को मानते हैं कि आपके पास प्रोडक्शन नहीं है, आपको फोकस कहाँ पर करना चाहिए, प्रोसेसिंग पे, रिसाइकलिंग पे। सेकंड देखा हमने इंडिया डिपेंडेंट है चाइना पर, लेकिन उसका खुद का ही कंजम्पशन काफ़ी लो है, इसलिए चाइना के रेस्ट्रिक्शन से, नए पॉलिसीज से भारत पे उतना असर देखने को नहीं मिलेगा। हमने प्रीलिम्स के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स को देखा, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, उनको रेयर कहते क्यों हैं। ओवरऑल जब तक हम एक फुल सर्कुलर इकोनॉमी रिगार्डिंग टू क्रिटिकल मिनरल्स उसको डेवलप नहीं करते हैं, तब तक हम डिपेंडेंट रहेंगे चाइना पर ही। व्हाट इज सर्कुलर इकोनॉमी, तो एक्सप्लोरेशन है, एक्सट्रैक्शन है, प्रोसेसिंग है, अगेन क्या है, रिसाइकलिंग, सारे चेन्स को हमें इक्वली प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं न्यू काउंट, एलिफेंट पॉपुलेशन डिप्स नियरली 18%। जो नया डेटा आया है इनके सेंसस का, उसमें कहता है लगभग 18% क्या हुआ है, जनसंख्या में कमी आई है। वेस्टर्न घाट्स रिमेन्स प्राइमरी हैबिटेट किसके, एलिफेंट्स के। देखिए डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो इंडियाज एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन कितना उसको देखा गया है, 22446, 22446 पूछ सकता है पेपर में। ये लोअर बाई कम है 17.81%। अगर हम लास्ट काउंटिंग की बात करें उससे 17.81% ये कम है। लास्ट कब हुआ था, 17 में हुआ था। तो इन नंबर 4065 एलिफेंट्स कम देखे गए हैं। तो इसका प्राइमरी देखो कॉज क्या बोला जा रहा है कि चेंज इन मेथोडोलॉजी, जो तरीका है काउंटिंग का उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिससे कि एक कमी देखने को मिली है इनके नंबर्स में। देखिए फर्स्ट कहता है डेटा में कि हाईएस्ट कहाँ पर है, वेस्टर्न घाट्स में कितने हैं, 11,934। सेकेंड हाईएस्ट कहाँ है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में, फिर ब्रह्मपुत्र फ्लैट प्लेन्स में, देन शिवालिक हिल्स, गैंगेटिक प्लेन्स, सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न घाट्स। आपको देखो सीक्वेंस जानना नहीं है, नोटिस क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंट जो देखो नाम दिया गया है, पूछ सकता है एलिफेंट्स कहाँ पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स में, यस,
नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में, हाँ। ब्रह्मपुत्र वैली में, यस। शिवालिक हिल्स में, ईस्टर्न घाट्स में, हाँ, सब में यस, ठीक है। अब देखो स्टेट की बात करते हैं। कर्नाटका कंटिन्यूज टू हार्बर लार्जेस्ट पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स कहाँ पर है? कर्नाटका में। फिर है असम में, देन तमिलनाडु, केरला, उत्तराखंड, उड़ीसा। कर्नाटका है, कर्नाटका, असम, तमिलनाडु, केरला, उत्तराखंड, उड़ीसा। यहाँ देखो कुछ, देखो इसमें कारण बताए गए हैं कि थ्रेट्स क्या हैं हाथियों को। थ्रेट्स क्या है? पहला कहता है माइनिंग, दूसरा है डिफॉरेस्टेशन, रेलवेज, पावर लाइंस, माइनिंग रिलेटेड हैबिटेट डिस्टर्बेंसेस। और देखते हैं हम। देखिए अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करें, स्पेशली ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पूछ सकता है एग्जाम में। अगर वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं तो एडिशनल कुछ फैक्टर्स देखेंगे। चैलेंजेस क्या क्या हैं? एक्सपैंडिंग कॉफ़ी एंड टी प्लांटेशंस, तो हमको ध्यान क्या रखना है? वेस्टर्न घाट्स में कॉफ़ी एंड टी दोनों की खेती होती है, उनके एक्सपेंशन से हाथियों को दिक्कत हो रही है। इन्वेसिव प्लांट स्पीशीज़, हमने डिस्कस किया है इसको कि वैसे स्पीशीज़ जो लोकल नहीं है, जो कहीं बाहर से आए हैं, उनके कारण क्या हो रहा है? लोकल डाइवर्सिटी है प्लांट्स की, उसको ये चेंज कर रहे हैं, जिससे हाथियों को रहने में, भोजन में दिक्कत आ रही है। अब देखो फिर कहता है फार्म लैंड फेंसिंग, जो फेंसिंग करते हैं यहाँ पे किसान, उससे रैपिड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। तो हमको बस इतना ध्यान रखना है कि वेस्टर्न घाट्स में एक स्पेशल फैक्टर काम आता है चैलेंज के रूप में, कॉफ़ी टी की प्लांटेशन। यहाँ देखिएगा, हाँ कहता है जो नया मॉडल हमने यूज़ किया है उसका नाम है जेनेटिक मार्क रिकैप्चर मॉडल। जेनेटिक मार्क रिकैप्चर मॉडल पूछ सकता है प्रीलिम्स में कि ये क्या है। तो हाथियों के एस्टिमेशन को, उनकी काउंटिंग को करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। इसमें होता क्या है? एलिफेंट का जो मल होता है, डंग होता है, उसके सैंपल को इकट्ठा करते हैं, उसमें से हम जीन्स को, डीएनए को निकालते हैं। यहाँ देखिए, इससे कि एक अनुमान मिलता है हम लोगों को कि कितने हाथी हो सकते हैं। देखो काउंटिंग नहीं करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एस्टिमेशन होता है, काउंटिंग नहीं। यहाँ देखिए एक फैक्ट दिया गया है, सिंस एलिफेंट्स लैक डिस्टिंक्टिव फिजिकल मार्किंग्स, एलिफेंट्स के पास कुछ ऐसी फिजिकल मार्किंग्स नहीं होती है जो उनको देख करके हम पता लगा लें कौन सा हाथी कौन सा है। जैसे कि टाइगर्स की बात करें, आप ध्यान देना, जो धारियाँ होती हैं, स्ट्राइप्स होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। हर टाइगर का स्ट्राइप्स काफ़ी अलग होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? डंग सैंपल को इकट्ठा करते हैं, उसमें से डीएनए निकालते हैं और एस्टिमेट करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को। अच्छा हाँ, व्हाट इज साई? तो सिंक्रोनस ऑल इंडिया एलिफेंट एस्टिमेशन, सिंक्रोनस ऑल इंडिया एलिफेंट एस्टिमेशन 21 से 25। आगे देखते हैं। अब डिस्कस करते हैं पिपरावा रेलिक्स। क्या है ये? तो बुद्धिस्ट रेलिक्स हैं, जिनको कि अगस्त के महीने में हांगकांग के एक ऑक्शन से उसको स्टॉप करा करके इंडिया ने इसको वापस लाया है। यहाँ देखिए कुछ फैक्ट्स देखेंगे हम। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? विलियम क्लैक्सटन पेप ने 1898 में। विलियम क्लैक्सटन पेप कहाँ से मिला था ये? यूपी के पिपरावा गांव से, प्रेजेंट डे सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट है, ओके। उनके ग्रैंडसन थे क्रिस पेप। इसका देखो नाम बस ध्यान रखना है। चलो यहाँ देखते हैं अब। तो जो पिपरावा रेलिक्स है डिपोजिटेड बाय साक्याज, ठीक है, लॉर्ड बुद्धास्किन, उनके जो फैमिली मेंबर्स होंगे उन्होंने उनको वहाँ पे डिपॉजिट किया था उस रेलिक्स को। उसमें क्या क्या था? बोन फ्रैगमेंट्स थे, क्रिस्टल कास्केट, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ठीक है। तो वाइल कहता है कि जो हमने वापस लाया है वहाँ से, उसमें जेम्स हैं, कुछ रेलिक्स हैं, जिसमें कि लोटस फ्लावर की डिज़ाइन करी गई है। देखो कुछ स्टोन्स के देखो नाम है, कार्नेलियन, एमेथिस्ट, टोपाज, गार्नेट, कोरल, क्रिस्टल, गोल्ड। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखो पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन से स्टोन्स, मतलब बुद्धिज्म देखो वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कुछ छोड़ना नहीं है इसमें हमें, ओके। आगे देखते हैं। एक देखो टर्म दिया गया है ए एंटीकिटीज़। तो पिपरावा जो रेलिक्स हैं उसको हम ए क्लास में क्लासीफाई करते हैं। क्या होते हैं ये? तो आइटम्स ऑफ एक्सेप्शनली हाई हिस्टोरिकल, कल्चरल, रिलीजियस वैल्यू, जो कि काफ़ी सिक्योरिटी में रहते हैं, उनको बोलते हैं हम ए एंटीकिटीज़। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक नाम दिया गया है नागार्जुन कोंडा म्यूजियम। कहाँ है ये? एक आइलैंड पर, जो कि आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर रिजर्वायर में है। देखना है तो नागार्जुन कोंडा म्यूजियम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। एग्जैक्टली कहाँ है? आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर रिजर्वायर में एक आइलैंड है, वहाँ ये बना हुआ है। एक नाम ध्यान रखिएगा, राय पिथौरा, इसको कि हम फर्स्ट सिटी ऑफ दिल्ली भी कहते हैं। किस समय की बात हो रही है? 12th सेंचुरी की। उस टाइम पे एक शहर था राय पिथौरा, जिसको हम फर्स्ट सिटी ऑफ दिल्ली भी कहते हैं। इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स को साइन किया गया है। इसमें देखो हमारे लिए काम की कुछ बातें हैं, देखते हैं उसको हम। फर्स्ट कहता है
स्पिरिचुअल सिबलिंग्स। तो मोदी जी ने इन दो कंट्रीज को, मंगोलिया को, भारत को क्या बोला है? स्पिरिचुअल सिबलिंग्स। क्यों? एज ओल्ड बॉन्ड ऑफ बुद्धिज्म। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि मंगोलिया में किस टाइप का बुद्धिज्म फॉलो किया जाता है। सेकंड देखिएगा, अकॉर्डिंग टू दैट एग्रीमेंट टू ग्रेट डिसाइपल्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, सारिपुत्ता, मोदागलायन, तो दो उनके स्टूडेंट्स थे, उनके रेलिक्स को इंडिया भेजेगा मंगोलिया में। थर्ड फैक्ट देखेंगे हम, एक नाम है गंडन मोनेस्ट्री। कहाँ है? मंगोलिया में। गंडन मोनेस्ट्री कहाँ है? मंगोलिया में है। फोर्थ देखिए यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन करी गई है लद्दाख एंड एक प्रोविंस है अरखनगई प्रोविंस। कहाँ है? मंगोलिया में। अब फोकस करते हैं कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स के ऊपर। यहाँ देखिए, तो मंगोलिया के पास कहता है लार्ज रिजर्व्स है कोल का। इंडिया कहाँ से बाई करता है कोकिंग कोल? ध्यान दीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, कनाडा से, इंडोनेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से। तो मंगोलिया ने ऑफर किया है कि हमको भी तुम एक पार्टनर के रूप में देखो, हमसे भी कोल खरीदो। तो दिक्कत क्या है, डिफिकल्टी है कि मंगोलिया इज लैंड लॉक्ड कंट्री, ठीक है, उसके पास पोर्ट्स नहीं है। मंगोलिया डिपेंड करता है अपने नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर, इसलिए मोस्ट ऑफ जो कोल कौन खरीदता है उसका? चाइना खरीद लेता है। इफ़ इंडिया इज़ टू बाई कोकिंग कोल फ्रॉम मंगोलिया, तो इंडिया को या तो चाइना के तियानजिन पोर्ट से चीज़ें करनी पड़ेंगी, नहीं तो रशिया के व्लादिवोस्तोक से होते हुए ट्रेड को करना पड़ेगा। एक नाम दिया गया है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। देखो एनसीईआरटी में इस पर डिस्कशन काफ़ी अच्छे से किया गया, इसको देख लेना आप, ये होता क्या है, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा, बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया जो कल्चरल संबंध है वो काफ़ी अच्छे हैं, बट मंगोलिया चाहता है उससे हम कोल को परचेज करें, डिफरेंट पार्टनरशिप को एलिवेट करें हम। अब डिस्कस करते हैं हम क्रू स्केप सिस्टम। क्या है ये? एक पार्ट है गगनयान मिशन का। आप जानते हो इसमें इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में सेफली लेके जाना है, सेफली वापस लाना है। तो सेफ रिटर्निंग में इस सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ देखिए फैक्ट्स देखते हैं, पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में, ध्यान दीजिएगा। तो डिज़ाइन टू रैपिडली सेपरेट क्रू मॉड्यूल अलॉन्ग विद द क्रू फ्रॉम माल फंक्शनिंग लॉन्च व्हीकल। अगर लॉन्च व्हीकल में कोई दिक्कत आ जाती है उस केस में जो ये सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, क्रू मेंबर्स को वहाँ से अलग कर देगा, एक सेफ डिस्टेंस पे ले जाके रखेगा। वंस द CES हैज़ मूव्ड crew module a safe distance away from failing vehicle, the module will be released and decelerated by a multi-stage parachute system। देखो इसमें इतना जानना है कि अगर कोई व्हीकल में खराबी आ जाती है तो CES जो है क्या करेगा, जो क्रू मॉड्यूल है उसको अलग करेगा, उसकी स्पीड को कम करेगा, देन सेफली किसी सी में, किसी वाटर बॉडी में उसको लैंड करा देगा। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम रिगार्डिंग प्रीलिम्स। पहला कहता है कि जब एक टर्म दिया गया है एटमॉस्फेरिक फेज ऑफ फ्लाइट, क्या टर्म है? एटमॉस्फेरिक फेज ऑफ फ्लाइट, मोस्ट क्रिटिकल स्टेजेस है। इसमें कहता है ड्यूरिंग विच, इस स्टेज में रॉकेट जो होता है एक्सेलरेट्स टू हाइपरसोनिक स्पीड्स। व्हाट इज हाइपरसोनिक? तो मोर देन 5 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, एंड इट विल बी एक्सपीरियंसिंग वेरी हाई स्ट्रक्चरल लोड। फर्स्ट फैक्ट क्या है हमारा, एक टर्म दिया गया है एटमॉस्फेरिक फेज ऑफ फ्लाइट। क्या है ये? इस फेज में जो रॉकेट होता है वो हाइपरसोनिक एक स्पीड को अटेन कर लेता है। व्हाट इज हाइपरसोनिक? तो 5 टाइम्स मोर द स्पीड ऑफ साउंड। एक और फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जो CES है, जो स्केप मॉड्यूल है उनका, कुड इम्पार्ट एक्सेलरेशन अप टू 10 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी, और वैसा एक्सेलरेशन फॉर अ हेल्दी बॉडी टॉलरेबल फॉर अ फ्यू सेकेंड्स इफ क्रू इज पोजिशनड करेक्टली। एग्जाम में देखो पूछ सकता है कि अगर रॉकेट्स की बात करते हैं, लॉन्च व्हीकल्स की बात करते हैं, तो अगर वहाँ पे 10 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी, उसका जो एक्सेलरेशन है अगर 10 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी है तो इंस्टेंटली डेथ हो सकती है एस्ट्रोनॉट्स की, बट नहीं, यहाँ पे कहता है फ्यू सेकेंड्स तक को टॉलरेट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। एक फैक्ट देखो और है, यहाँ देखिएगा, एक नाम दिया गया है S200 सॉलिड फ्यूल। ये क्या है? इंजन है। देखो नाम है HLV-M3। व्हाट इज HLV-M3? ये लॉन्च व्हीकल है जिसमें कि S200 क्या है, इंजन है जिसको लगाया गया है, जो कि अनलाइक लिक्विड और क्रायोजेनिक इंजन्स, सॉलिड मोटर्स यहाँ पे होते हैं, कैन नॉट बी शट डाउन। देखो मेन डिफरेंस क्या देखना है कि S200 क्या है, सॉलिड बेस्ड इंजन है, जो कि अगर उसको एक बार हमने ऑन कर दिया उसको हम शट डाउन नहीं कर सकते हैं, अनलाइक द लिक्विड बेस्ड इंजन्स। लेक्चर के बिगिनिंग में हमने डिस्कस किया था कि 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं अभी करंट सिनेरियो में। पहला क्या था कि क्रिटिकल मिनरल्स, सेकंड क्या था जो गाज़ा पीस डील हुई है क्या वो लंबे समय तक पीस को होल्ड कर सकती है, थर्ड था कि आर्कटिक क्लाइमेट चेंज के कारण
नए नए ट्रेड रूट्स बन रहे हैं जिससे कि जियोपॉलिटिकल स्तर पे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। यहाँ डिस्कस करेंगे हम न्यू ट्रेड रूट्स जो ओपन हो रहे हैं ड्यू टू आर्कटिक क्लाइमेट चेंज, उससे कि एक देखिए नाम दिया गया है IMEC जो इंडिया ने प्रपोज किया था ड्यूरिंग G20 समिट ऑफ दिल्ली। तो क्या इस पे असर पड़ सकता है क्या, और इससे अल्टीमेटली जो इंडिया का पार्टनरशिप है यूरोप के साथ में, अरब कंट्रीज के साथ में, उस पर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है क्या, देखते हैं। शर्म अल शेख में गाजा पीस डील को साइन किया गया, किसके बीच में था, इजराइल एंड हमास के बीच में बेसिकली। उसका उद्देश्य क्या था, सीज फायर को लाना, जो प्रिजनर्स हैं हॉस्टेजेस हैं उनको एक्सचेंज करना। अच्छी चीज़ें हैं, जिससे कि मुद्दा फिर से उठ के सामने आया है कि क्या इस पीस डील से हम ये मान लें कि वेस्ट एशिया में चीज़ें अच्छी हो गई हैं, जिससे कि जो IMEC प्रोजेक्ट है उसको आगे बढ़ा सकते हैं हम। सेकेंड देखो एक मुद्दा था हाउथी रेबेलियंस का। आपने देखा होगा कि ये रेबल ग्रुप्स जो हैं यमन में रहते हैं और रेड सी वाले एरिया पे लगातार वो अटैक करते रहते हैं। पोर्ट्स हैं, शिप्स हैं, डिफरेंट उसके जो कंट्रीज मेंबर्स हैं उन पर अटैक करते रहते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए वो जो पूरा क्षेत्र एरिया है वो ट्रेड के लिए, डेवलपमेंट के लिए अभी सही नहीं है। तो इसीलिए देखो आर्टिकल में एक बात कही गई है कि क्यों ना हम एक दूसरा ऑप्शन को अपनाएं। मतलब हम IMEC में क्या कर रहे हैं, इंडिया को जोड़ रहे हैं मिडिल ईस्ट से, मिडिल ईस्ट को जोड़ रहे हैं यूरोप से। तो डायरेक्टली क्या हम यूरोप से जुड़ सकते हैं क्या, अगर हम मिडिल ईस्ट को बाईपास करना चाहें। क्यों, क्योंकि वहाँ पर स्थिति ठीक नहीं है। इस आर्गूमेंट के लिए राइटर कहते हैं कि नहीं, आर्कटिक एरिया में जो नए रूट्स ओपन हो रहे हैं उससे IMEC की इम्पोर्टेंस कम नहीं होगी। कैसे, तो IMEC क्या है, एक कॉरिडोर है। तो इस लिंक के थ्रू हम जिस कंट्रीज से जुड़ना चाह रहे हैं, जैसे कि फ्रांस है, इटली, डिफरेंट कंट्रीज हैं, उनका पोर्ट जो है, उनका जो माउथ है वो आर्कटिक में खुलता ही नहीं है। इसलिए इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा कि हाँ, आर्कटिक में नए ट्रेड रूट्स ओपन हो रहे हैं जिससे कि इंडिया का जो कनेक्टिविटी है या यूरोप से इंक्रीज कर सकता है। बट जिन कंट्रीज से वो जुड़ना चाह रहा है विद रिस्पेक्ट टू IMEC, उसके लिए उसको मिडिल ईस्ट का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। अब कुछ फैक्ट्स को देखते हैं रिगार्डिंग IMEC। तो क्या है ये, तो कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड अरेबियन पेनिनसुला कैसे होगा, ट्रेन्स के थ्रू होगा, रोड्स होंगे, पोर्ट्स होंगे। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, हाइफा पोर्ट कहाँ है, इजराइल में, देखिए फोटो भी दी गई है, हाइफा पोर्ट इजराइल में है, ठीक है। एडिशनली जो IMEC है सीक्स चाहता है टू बिल्ड अ क्लीन हाइड्रोजन पाइपलाइन, इलेक्ट्रिसिटी केबल, हाई स्पीड अंडर सी डिजिटल केबल एंड कंसोलिडेट एग्जिस्टिंग इंफ्रा लाइक पोर्ट्स। कहता है देखो इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, रेल भी है, इलेक्ट्रिक केबल भी है, डिजिटल केबल भी है, रोड भी है, पोर्ट्स भी, सब कुछ है। पूछ सकता है एग्जाम में। एक देखिए पॉइंट दिया गया है कि इन एडिशन टू प्रपोज राउट्स इन IMEC देयर इज नीड टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी ऑफ एंगेजिंग अदर कमर्शियल सेंटर्स एंड पोर्ट्स इन सऊदी अरेबिया, इजिप्ट। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि चूंकि हम IMEC को, जो वेस्ट एशिया का रास्ता है, जो मिडिल ईस्ट है, उसको बाईपास नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन क्या बचता है, हम उसी एरिया में कुछ ऐसे सेफ जगह को ढूंढें, सेफ पोर्ट्स को ढूंढें जहाँ पर कि हाउथीज का वॉर का उसका इम्पैक्ट कम हो। यहाँ देखिए कि ट्रेड तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट पाकिस्तान देखो क्या कर रहा है। आपने देखा होगा कि US को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्या है, की टू वेस्ट एशिया है, की टू मिडिल ईस्ट है। जैसे कि पाकिस्तान ने अभी हाल ही में डिफेंस एग्रीमेंट साइन करी है सऊदी के साथ में, उसका देखो इंपॉर्टेंट रोल रहा है गाजा पीस समिट में। तो इंडिया को ट्रेड तो ठीक है, बट अगर हम जियोपॉलिटिक्स की बात करें, स्ट्रेटेजी की बात करें, अपने कद को उसको बढ़ाना है वेस्ट एशिया में, तो IMEC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम बाईपास सरपास नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाकिस्तान अफगानिस्तान टाइज। तो देखो इस लेक्चर में हम बस फैक्ट्स को देखेंगे, क्यों, क्योंकि हमने कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया है इसको 14 अक्टूबर के लेक्चर में। तो बेसिक देखो मुद्दा क्या है कि 1996 से पहले की अगर हम बात करें, जब तालिबान सत्ता में नहीं था, तब तक पाकिस्तान जो था वॉज हॉस्टाइल टुवर्ड्स अफगानिस्तान, ठीक है। तो मुद्दा यहाँ पर इतना सा है कि जो पाकिस्तान शुरुआत से तालिबान के फॉर्मेशन से ही सपोर्टर रहा है तालिबान का, तो तालिबान के सेकेंड टाइम पावर में आते ही उसके एंटी हो जाता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो इंडिया, जिसने हमेशा से कंसिस्टेंटली अपोज किया है तालिबान रजीम का, अभी क्या देखा हमने, उसको सपोर्ट कर रहा है। मतलब सपोर्ट नहीं बोलेंगे, सपोर्ट इज रॉन्ग वर्ड, उससे अपने इंगेजमेंट्स को इंक्रीज कर रहा है। इन सबको देखो डिस्कस किया है हमने, अब देख लेना। यहाँ कुछ फैक्ट्स को देखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। डूडेंट लाइन देखिए, कहता है 2640 km डूडेंट लाइन है। हिस्टोरिक वुंड, अफगानिस्तानियों के लिए क्या है, ये एक हिस्टोरिक वुंड है, क्योंकि इन पे थोपा गया था ये चीज़। कहता है इसका नाम दिया गया है सर मोंटेमर डूरेंट के नाम पे, जो फॉरेन सेक्रेटरी थे ब्रिटिश इंडिया के। कंपेल्ड अफगान रूलर आमिर अब्दुल रहमान खान टू एक्सेप्ट डिवीजन
of its territories in 1893. This also meant division of Pashtun tribe. तो पहला पॉइंट ऑफ कंटेंशन क्या है बिटवीन पाकिस्तान अफगानिस्तान, कि अफगानिस्तान अभी भी डूरंड लाइन को ऑफिशियल बाउंड्री नहीं मानता है बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सेकंड मुद्दा क्या है देखिएगा, अफगानिस्तान इस क्या है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। इट्स पॉसिबल ट्रांजिट राउट्स, उसको ट्रेड करना है, कहीं जाना है तो कैसे जाएगा, पाकिस्तान के थ्रू, ईरान के थ्रू एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, जो पहले क्या थे, रशिया के सोवियत के पार्ट थे। ऑफ ऑल दीज कहता है पाकिस्तान राउट इज प्रेफर्ड, वो आसान पड़ता है, कम कॉस्टली है, इजी है। ऑल अफगान गवर्नमेंट्स वांट पाकिस्तान टू अलाउ इंडिया अफगान ट्रेड टू मूव बाय रोड फ्रॉम वागा टू अफगानिस्तान, बट पाकिस्तान है स्टबर्नली रिफ्यूज्ड इंडियन एक्सपोर्ट्स। तो जिस प्रकार से ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान अफगानिस्तान पे कंट्रोल करता आया है ट्रेड रूट्स के थ्रू, उसकी पॉलिसीज़ के थ्रू, अभी भी चाहता है कि अफगानिस्तान जो है वो मतलब उससे परमिशन ले, उसको पॉलिसीज़ फॉर्म करनी है, कुछ भी करना है तो वो उसके पाकिस्तान के लूप में रहे। बट अफगानिस्तान चाह रहा है इंडिया से, चाइना से, रशिया से अपने रिश्तों को सुधारना। अगला मुद्दा क्या है, लास्ट मुद्दा क्या इनके बीच में है, टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। एक देखो मिलिटेंट ग्रुप है ये, जिनको की सिंपैथी किससे है, अफगान पाश्तून से। तो पाकिस्तान जो है अफगान पे ब्लेम करता है कि तुमने टीटीपी को अपने यहाँ पे पनाह दे रखी है, उसको हार्बर करके रखा हुआ है। तो ये चीज़ें कुछ हैं। तो बेसिकली देखो मुद्दा बस इतना सा है कि पाकिस्तान अभी भी चाहता है कि वो अफगानिस्तान को एज ए प्रॉक्सी यूज़ कर सके अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, लेकिन अफगानिस्तान इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। तो जहाँ पर इंडिया एंगल क्या है, पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज फियर्ड बीइंग स्क्वीज्ड बाय इंडिया, अफगानिस्तान साइमल्टेनियसली they therefore want Kabul to limit its ties with India, but no Afghan government wants its foreign policy choices to be made in Islamabad. सिंपल सी बात है कि अपनी सोवेरेनिटी को मेंटेन करने के लिए अफगानिस्तान क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। इंडिया के लिए अच्छा मौका है ये अपने रिश्तों को सुधारने का एंड बॉर्डर सिक्योरिटीज़ को स्ट्रेंथन करने का। हमने क्या देखा है, 3 इश्यूज़ को, पहला क्रिटिकल मिनरल, सेकंड देखा हमने गाजा पीस डील किस प्रकार से इंडिया के वेस्ट एशिया पॉलिसी को फ्रेम कर सकता है, थर्ड देखा हमने कि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज न्यू ट्रेड राउट्स ओपन हो रहे हैं आर्कटिक में, बट इससे जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स हमारे हैं, एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी इंपॉर्टेंस कम नहीं होती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।